बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। सारे दावे धरे के धरे रह गए। आज लाहौर हाई कोर्ट में खुद साख्ता पेशी पर अदालत का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। इमरान खान और बाकियों में क्या फर्क है, अब सवाल तो उठेगा। वज़ीर आज़म ने BBC को कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल की जड़ आमरीयतें हैं जो कौमी सलामती को खतरे का जवाज बनाकर कायम होती हैं। क्या पाकिस्तान अब सिक्योरिटी स्टेट के फलसफे के तहत चल सकता है, देखना होगा। दर पर्दा तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। वज़ीर आज़म के सियासी मुआविन खुसूसी बातों बातों में इशारा दे गए, अल्लाह रहम करे। 11 मई का खौफ है या फिर लोगों पर रहम आ गया। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग 6 घंटे तक लाने का हुक्म दे दिया, मगर समझ नहीं आ रही कि नौमन तेल के बगैर राधा नाचेगी कैसे। कौमी असम्बली ने मुतफ़क्का करारदाद मंजूर कर डाली, गोया हुकूमती अरकान भी यूट्यूब की बंदिश के खिलाफ है। तो फिर यह पाबंदी किसने लगा रखी है, घुमा देने वाला सवाल है। इमरान खान 11 मई के हवाले से इंतहाई पुरजोश हैं। वो इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं। इस दिन की मुनासबत से वो माहौल को गरमा रहे हैं। टीवी चैनल्स पर उनके पैगाम नशर किए जा रहे हैं कि निज़ाम बदलने के लिए उनका साथ दिया जाए। इमरान खान 11 मई की हमा-हमी में आज बिन बुलाए लाहौर हाईकोर्ट में मुकदमे की समाअत में हिस्सा लेने के लिए चले गए। उनके हमरा उनके जोशीले कारकुन थे जो 11 मई को फतह को अपने कदमों में कबूलियत की भीख मांगते देखना चाहते हैं। लाहौर हाईकोर्ट की सरजमीन आज उन कारकुनों के कदमों तले सहमी पड़ी थी। लाहौर हाईकोर्ट के सदियों पुराने दीवारों दर इमरान खान के कारकुनों की धक्कम पेल से लर्जे नहीं तो घबराए जरूर, क्योंकि यह मंजर किसी अवामी दौर में नहीं देखा गया। इस अदालत की बेतौकीरी अगर हुई तो आमिरों के दौर में हुई। आखिरी वारदात परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई, जब लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर घुसकर पुलिस ने वकला को जानवरों की तरह पीटा था। ताम उस दौर में भी अदालत के दरवाजे सलामत रहे, जो आज इमरान खान साहब के कारकुनों के हाथों टूट गया। शीशे टूटे, गमले टूटे, खैर उनका टूटना क्या, टूट तो इमरान खान का भरम गया जो रिवायती सियासतदानों से अलग थलग था। अब अदालत का नोटिस है जिसका जवाब तहरीक इंसाफ को देना है। किस्सा NA 122 लाहौर में इमरान खान की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के हाथों शिकस्त का है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू जेर समात है। इमरान खान इस समात में अपना मौक़िफ़ देने गए थे, मगर हुल्लड़बाजी हो गई। चीफ जस्टिस अदालत छोड़कर चले गए। सवाल यह है कि क्या सभी सियासी कायदीन एक ही रंग में रंगे गए हैं? मगर तारीख पर नजर डाली जाए तो मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट हमला केस के अलावा किसी के हिस्से में रुसवाई नहीं आई। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट पेश हो चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत की सजा सर झुकाकर सुन आए। भुट्टो हथकड़ियों समेत पेश होते रहे। बेनजीर इन्हीं अदालतों में धक्के खाते रही। आसिफ जरदारी भी अदालतों में फिल्मी हीरो की तरह कभी पेश नहीं हुए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉलम नवीस और सियासी तज्जियाकार जनाब यासिर पीरजादा। यासिर पीरजादा साहब, आज जो कुछ हुआ है ये किसकी गलती है? पहले तो उसामा, मेरी पूरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। जिस किस्म का आपने इंट्रो दिया है तो अल्लाह खैर ही करे। आप में मुझे लगता है बड़ा हौसला है गालियाँ वालियाँ बर्दाश्त करने का, तो मुझ में नहीं है वैसे फ्रैंकली। तो इसलिए मैं आपका जो इंट्रो है ना, इसको थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ भी करूँगा। ऑन ए सीरियस नोट, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज को जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि ये इसको आप कह सकते हैं ए काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जब लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं ना, तो फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। इसको हमला कहने से मैं इज्तनाब करूँगा। हमला इस तरह नहीं होता। हमला जो होता है ना जी, वो प्री प्लान्ड होता है और उसमें उसका मकसद होता है लोगों को उठा लिया जाता है, किसी को पकड़ के ले जाते हैं, किसी को ज़ख्मी करते हैं, किसी को मारते हैं। तो इस तरह का कुछ नहीं है ये, ना ये है ना वो था जिसका आपने पहले जिक्र किया। क्योंकि हमले में जो एक आंसर बुनियादी होता है ना, वो प्लानिंग का होता है। तो ये प्लानिंग नहीं थी एज सच, मैं समझता हूँ। इसको आप ऑन द स्पॉट रिएक्शन कह सकते हैं, या कुछ जब रश ज़्यादा हो जाए तो फिर धक्कम पेल भी जाती है, फिर इस तरह से कुछ जो है ना वो नुकसान भी पहुँचता है। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है, कतन नहीं इसका मतलब ये कि अदालतों का एहतराम जो है वो मलूज़ खातिर नहीं रखना चाहिए। आला अदालतें जो हैं, यही मेरा ख्याल है इस आखिरी जो उम्मीद है उस मुल्क में डेमोक्रेसी की और सिस्टम की बहाली की, वो आला अदालतें ही हैं। लिहाजा उनके एहतराम पर तो किसी सूरत में भी आँच नहीं आनी चाहिए, कम वट में। लेकिन बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट में भी, कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। खबर यह है इमरान खान साहब वही 4 हलकों का जो मामला है उसे लेकर, आपको लगता है कल कोई ऐसा सीन नहीं होगा या आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा? क्योंकि एक भरम है इमरान खान का कि वो बाकी सियासतदानों से मुख्तलिफ हैं, निज़ाम बदलने की बात करते हैं।
देखें, मेरा नहीं ख्याल कल ऐसा कुछ होगा। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं चीज़ों को ज़रा उनका रोशन पहलू देखने का आदी हूँ। तो मैं जिसको कहते हैं ना हमारी मैं जो नेगेटिव साइड ऑफ द जो चीज़ होती है उस पर मैं इतना नहीं जाता अनलेस कि वो होकर ही रहे, ठीक है ना। बाकी रहेगी बात कि वो जो चेंज वाली बात थी, तो देखें चेंज जो है वो नारा बड़ा दिल फरेब था और मैं समझता हूँ उस नारे के खातिर रिजल्ट्स भी सामने आए। ये एक जो पिछले साल हुआ, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन इस मुल्क की तारीख में सुनहरी रूप से लिखे जाएंगे, इन द सेंस कि इन इलेक्शंस में तमाम तर दहशतगर्दी की थ्रेट्स के बावजूद करोड़ों लोगों ने, करोड़ों पाकिस्तानी अवाम ने अपना हक इस्तेमाल किया वोट का और पहली दफ़ा मुल्क में एक डेमोक्रेटिक अंदाज में एक हुकूमत गई और दूसरी हुकूमत आई और लोगों का जो मगर इमरान खान साहब तो यासिर पीरजादा साहब फरमाते हैं कि सब धांधली हुई और धांधली के जरिए जो हुकूमत आएगी, वो जो जमहूरियत होगी, वो फलाह के काम नहीं कर सकती। यही सारा मसला है, इसी वजह से वो सबको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और 11 मई को इसीलिए वो जलसा करने जा रहे हैं या धरना देने जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि जहाँ तक तो मीडिया का ताल्लुक है, मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ इस बात को कि मीडिया जो है वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है। आप एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है कोई और वो तुल गया इस बात पर कि उसने इलेक्शंस को, जो दुनिया में कहीं भी हो रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा वो मीडिया हाउस? वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि बिफोर पोलिंग या ड्यूरिंग पोलिंग टाइम वो आपका, मेरा या आम वोटर का जो ओपिनियन है वो चेंज कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, जो सारा का सारा ओपिनियन है वो 5 बजे से पहले चेंज होना है, 5 बजे के बाद ओपिनियन आपका मेरा चेंज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक मैक्सिमम है जो मीडिया हाउस अगर तुल जाए करने पर तो वो ये कर सकता है। अच्छा, जो एलिगेशन है वो है पोस्ट पोलिंग का, पोलिंग के बाद का। अच्छा, उसको भी दुरुस्त मान लिया जाए, एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें वो भी दुरुस्त है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि एक कोई तकरीर या बयान किसी का सुन के तो जो लोग वोटों की काउंटिंग कर रहे थे उन्होंने कोई इशारा समझा और उन्होंने गलत वोट काउंट कर ली। यही एलिगेशन है ना एक तरह का। तो अगर ये भी दुरुस्त है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो पहली बात तो यह है कि वो क्यों कोई जो पोलिंग एजेंट है जो खड़ा हुआ है वहाँ पर, वो कोई तकरीर सुन के रिटर्निंग अफसर के सामने गलत काउंटिंग करेगा और अगर कर भी लेगा तो रीकाउंट का हक तो इलेक्शन प्रोसेस की जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उनमें होता है। तो अगर रीकाउंटिंग करवा ली जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना, पूरे इलेक्शंस को डिस्क्रेडिट करना, ये किसी के भी मुफाद में नहीं है। और क्योंकि इन तमाम यासिर पीरजादा साहब अभी तक यही मसला है, वो कहते हैं कि 1 साल हो गया, लगता है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और इसीलिए वो अब एहतजाज करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर फैसला आ जाए ये 4 हलकों का तो सब मामला दुरुस्त हो जाएंगे? देखिए, मैं आपसे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो धरने या एहतजाज वगैरह होते हैं ना डे टू डे बेसिस पे या इस तरह किसी इवेंट के ऊपर, ये इनकी एक माइलेज लेने की ज़रूरत होती है। जो अवाम को लीडर ने अपना आप दिखाना होता है कि हम कोई आइडियल या कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, हमारा मैंडेट चुराया गया है लिहाजा हम जो है एहतजाज करेंगे, धरने देंगे वगैरह वगैरह। तो इसकी अपनी एक डायनामिक्स होती है, जो कि उसके अपने फ़ायदे भी होते होंगे, लेकिन उन फ़ायदों के अलावा मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम पॉलिटिकल फ़ायदे ज़रूर किसी ना किसी लीडर को लेने चाहिए, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, लेकिन सिस्टम को या निज़ाम को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। उससे ये होता है कि जब आप सिस्टम को डिस्क्रेडिट करते हैं, लोगों को उसमें से इत्मीनान नहीं रहता। कुछ लोगों का ख्याल है कि जमहूरियत को भी खतरा हो सकता है। आज जावेद हाशमी साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई कदम हुआ तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे। जावेद हाशमी जो कि तहरीक इंसाफ के एक सीनियर तरीन रहनुमा मुस्लिम लीग नून छोड़ कर आए, आज उनको असेंबली में ये तकरीर करना पड़ गई। तो कोई इमरान खान साहब के दर्ज अमल से जमहूरियत को खतरा हो सकता है? अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा हो, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। लेकिन बाय द वे फ़र्ज़ कर लें हाकम बदन अगर ऐसी कोई बात हुई भी, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी जो 2.5 हफ़्ते पहले जो एक वाक़या हुआ, हामिद मीर पर जो हमला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से मीडिया में हमारे दोस्तों ने, आपके दोस्तों ने, हमारे दोस्तों ने जो पोजीशंस ली या पोजीशंस लेने से अवॉइड किया, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ऐसा जमहूरी अमल को कभी ख़तरा हुआ तो कौन कहाँ खड़ा होगा। ये कुछ लोग बड़कें ज़्यादा लगाते हैं और जब मौका आता है तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई भी नहीं खड़ा होता। ये कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि हालात वो ना हों जो आज से 13-14 साल पहले थे, कुछ उनमें बेहतरी आती। बहुत शुक्रिया।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर पीरज़ादा साहब, सियासी तज्ज़िया का साहब ने हमें वक्त दिया। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का बज़ाहिर ज़्यादा कसूर इसमें नज़र नहीं आता, बहुत ज़्यादा वहाँ लोग थे, शायद इसलिए धक्कम पेल हो गई और ये तोड़ फोड़ हो गई। उम्मीद करते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा, वक़ार को मलूज़े खातिर रखा जाएगा। अदालतें बहुत अहम हैं। न्यूज़ आर मिलेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म ने BBC को कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल की जड़ आमरीयतें हैं जो कौमी सलामती को खतरे का जवाब बनाकर कायम होती हैं। क्या पाकिस्तान अब सिक्योरिटी स्टेट के फलसफे के तहत चल सकता है, देखना होगा। मेरे पास एक खत है जो इन दिनों इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट के मुताबिक ये खत लिखने वाले कैप्टन खालिद इफ्तिखार शहीद हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ ये खत पढ़कर मैं आपको सुनाऊँ। मेरा ईमान, मेरी मोहब्बत, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान, हमेशा सलामत रहो। मैंने सबसे पहले अम्मी अबू को मुखातिब किया, फिर सोचा अपनी ज़िंदगी की साथी को खत लिखूँ, लेकिन दिल नहीं माना, क्योंकि अगर उन्हें मुखातिब करता तो शायद तुम तक मेरा पैगाम ना पहुँचता। मगर जब तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ मेरे वतन, तो मुझे यकीन है कि यह पैगाम हर उस माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी और औलाद तक पहुँचेगा जिनका जीना मरना इस्लाम के बाद तुम्हारे साथ है। कमांडिंग ऑफिसर को दहशतगर्दों के एक ठिकाने को तबाह करने का टास्क मिला है। उन्होंने जब रेड कमांडर के लिए वॉलंटियर मांगा तो मैंने फौरन खुद को पेश कर दिया। लेफ्टिनेंट जहीर कहने लगा, सर आप मैरिड हैं, आपका बेटा भी है, मैं तो बैचलर हूँ, मैं चला जाता हूँ। मगर मैंने इनकार कर दिया। आज रात मैं रेड पार्टी लेकर जा रहा हूं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। हो सकता है ये मेरा आखिरी खत हो। प्यारे वतन, मुझे याद है जब बचपन में दादा अबू मुझे पाकिस्तान की आज़ादी की कहानियां सुनाया करते थे और कहते थे, बेटा आज़ादी की कदर करो वरना नाशुक्रों को अल्लाह फिर गुलामी में धकेल देता है। ये पाकिस्तान आते हुए रास्ते में पुप्पो के इक़वा की कहानी भी नहीं भूला। वो अक्सर कहा करते थे कि बेटा अगर हमने आज़ादी की कदर ना की तो हमारा दुश्मन हमारे घरों की दहलीजों पर बैठकर पेशाब किया करेगा। अबू बताते हैं कि दादा की इसी बात को सुनकर वो गैरत में आकर फौज में शामिल हुए थे। और प्यारे वतन, सच पूछो तो इसी बात की वजह से मैं भी फौज में आया। मैं पिछले कई हफ्तों से टीवी पर नाम निहाद दानिशमंदों को निहायत आराम से फौज को गालियां देते देखता था तो मेरा खून खौल उठता था। मैं सोचता था कि क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब वो एसी वाले कमरे में बैठकर LCD पर फिल्म देख रहा है तो सिपाही अख्तर कहाँ है? क्या किसी ने सोचा है कि जब वो KFC पर फैमिली के साथ डिनर कर रहा है तो हवालदार गुलाम अब्बास किस गुप्त अंधेरी पोस्ट पर है? क्या किसी को ख्याल आया है कि जब वो फौज को टीवी पर बैठकर तनकीद का निशाना बना रहा होता है तो कैप्टन गौहर एम्बुश का निशाना बनकर जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है? खत का कुछ हिस्सा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा होते, और अपने इस अकीदे के तहत मैं कैप्टन खालिद से मुखातिब हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि आप और आपके बेशुमार उन साथियों पर इस कौम को फख्र है जो अपने फर्ज पर कुर्बान हो रहे हैं। हमारा मसला हवालदार गुलाम अब्बास से नहीं बल्कि उन जा तलब जर्नैलों से है जो फौज को अपने इख्तिदार की हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जुल्म तब होता है कि जब उनसे हिसाब मांगा जाए तो वो अपनी इस जवाब तलबी पर अपने आप को आप जैसे शौदा की कुर्बानियों के पीछे छुपाने लग जाते हैं। और जब बात आगे बढ़े तो एक फर्द पर उठाए गए सवाल को वो कौमी सलामती से जोड़कर इसे खतरे में घिरा हुआ पेश करते हैं। BBC को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल आमरीयतों की पैदावार हैं। आप तारीख का जायजा लें, आपको हर आमिर के आने का जवाब यही मिलेगा कि मुल्क की सलामती खतरे में है। सवाल सादा है मगर बहस तलब है कि क्या पाकिस्तान अब सिक्योरिटी स्टेट के फलसफे के तहत चल सकता है या फिर अब पाकिस्तान को एक मुकम्मल फ्लाई रियासत बन जाना चाहिए। इस पर बात करते हैं मुल्क के मारूफ दिफाई तज्जिया निगार जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी से। शहजाद चौधरी साहब, जो अब माहौल बनता जा रहा है, फिर से जाहिर किया जा रहा है कौमी सलामती को इदारों को खतरा है, कहीं इससे फिर तो आमियत की राह हमवार नहीं हो रही? एक तो सामा जो आपके इब्तदाइये में आपने दो पहलू पेश किए, एक तो उस मेजर का या कप्तान का जिनका आपने ख़त पढ़ा और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब और अपना फिर वो नज़रिया जो कि एक जर्नैल की अकाउंटेबिलिटी के बारे में था या किसी जर्नैल की अकाउंटेबिलिटी के बारे में था, दोनों सही हैं और हमें उन दोनों को उनके पैराए में देखने की ज़रूरत है। अब होता यूँ है कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जो फ़ौज है वो सब की सब बदनाम होना शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अफवाज तमाम फ़ौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, सिपाही पुलिस के हैं, बाकी लोग जो ड्यूटीज़ पे हैं वो बिल्कुल बेलॉस किस्म की अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं
कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान की हिफाजत ही उनका अमन मिशन होता है और उस मिशन के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि चूँकि मैं ये ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, मैं जानता हूँ, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई मुबालगा नहीं है कि 100% यही कन्विक्शन, यही कमिटमेंट होती है और बिल्कुल हमें उसके ऊपर, इसलिए हमें ये देखना है कि चंद जर्नैलों की वजह से हम इस फ़ौज को बदनाम करें या उस बहुत सारे और लोगों की वजह से जिसकी वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त कायम है और पाकिस्तान की अपनी हैसियत कायम है, उनका लिहाज करते हुए इन जर्नैलों को जब हम टारगेट करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा अपना डेसिबल, अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। अच्छा, हम ये नहीं करते। हम, ऐसा है हमारे यहाँ बदकिस्मती से, और वज़ीर आज़म साहब का आपने जिक्र किया कि एक सिक्योरिटी स्टेट रही है, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज चूँकि इन्वॉल्व रही हैं इन तमाम चीज़ों के साथ, पाकिस्तान के अंदर उनका 33-34 साल तक मिलिट्री हुकूमतों का सिलसिला और रहा, उसकी वजह से इस किस्म की सिविल मिलिट्री टेंशन और डिवाइड है कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता भर रही है, यानी भरते भरते भी वक्त ले रही है। इससे ऐसे नाजुक वक्त के अंदर जब भी हम किसी की तरफ भी कोई इशारा करते हैं तो वो इशारा बदकिस्मती से एक कुछ गलत तरीके से सेंसिटिविटीज़ को रेज करता है और समझा गलत जाता है। तो हमें बहुत केयरफुली इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। आ जाते हैं बात पे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, बेशक पाकिस्तान जब पैदा हुआ तो पाकिस्तान के गिर्द खतरात इस नौइयत के थे और ये उस वक़्त के अफवाज के लीडर ने नहीं, क्योंकि उस वक़्त तो अंग्रेज़ थे और जो लीडरशिप के रोल्स के अंदर थे, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक्त की जो सियासी लीडरशिप थी, उनका एहसास था कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ से लोग हों हमें उनको इकट्ठा करके अपनी सरहदों को, और 47 के अंदर ही तो कश्मीर की जंग स्टार्ट हो गई। तो जहाँ पर आपका इतना बड़ा एक हमसाया है, जहाँ से आप हटे हैं, उनका एक खौफ है, एक परपेचुअल जिसे कहते हैं ना थ्रेट है, तो फिर सिक्योरिटी स्टेट होना एक लाजमी अमर था। वेलफेयर स्टेट के लिए एक स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत कुछ है जो बीच में चलना है। मैंने कल किसी एक और प्रोग्राम में कहा था कि हम जमहूरी निज़ाम में तो रहते हैं लेकिन जमहूरियत में नहीं रहते। जो इस वक्त जो हमारा निज़ाम है वो सियासी, पॉलिटिकल, सिविल पॉलिटिकल लीडर। एक मिनट, सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या अब वक्त आ गया है, आपने स्विच की बात की कि स्विच ऑन नहीं हो, कोई स्विच नहीं है कि वेलफेयर स्टेट बन जाए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब सिक्योरिटी स्टेट मजीद ना रहे और वेलफेयर स्टेट की जानिब सफर शुरू करे? उसामा, हमें समझना पड़ेगा ना कि सिक्योरिटी स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है। यानी अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है तो वो भी हमारे सियासी लीडरशिप नहीं बनाना है। सियासी लीडरशिप के पास कंट्रोल है कि हमारे जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके साथ तल्लुकात किस नौइयत के हैं, और अगर ये हम तल्लुकात दुरुस्त नहीं कर पाते या हमारे पड़ोसी तैयार नहीं होते हमारे साथ तल्लुकात दुरुस्त करने के लिए, तो फिर हमारा खतरा उनसे बावजूद रहेगा। और जब तक वो खतरा रहेगा तो आपकी हुकूमत और आपका आइन और आपकी पार्लियामेंट आपकी अफवाज से ये तवक्को करेगी कि उनकी हिफाजत की जाए और मुल्क की इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का और सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि ड्रोन आके जब हमला करते थे वज़ीरिस्तान के अंदर तो किस किस्म का एक हैजान और किस किस्म का एक हमारे अंदर से एक असर पैदा होता था कि किस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर आके अटैक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी सेंसिटिविटीज़ होती हैं सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उसको रिजॉल्व करना इनका मसला है। फिर जब आप एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि जमहूरियत के समरात आवाम तक पहुंचे। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर हो, जो राइट टू लाइफ है वो हो, राइट टू चूज हो, राइट ऑफ एक्सप्रेशन हो, इतने फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको इंश्योर कराना पड़ता है। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से लोगों को खाना नहीं मिल रहा। हम फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी ये बेशक आइंदा की चीज़ें हैं, ये हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं धरते। पाकिस्तान एक बदकिस्मती से कमज़ोर मुल्क रहा है और इस कमज़ोरी की वजह से हमारे ये हालात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उस तरफ सफ़र नहीं तय करना, हमें लेके नहीं चलना। तो इसलिए एक स्विच के जरिए वो कितना ज़रूरी है। जिस तरह NLC स्कैंडल हमने देखा, रेलवे की ज़मीन का स्कैंडल आता है, इस तरह और कोई, तो उसमें क्या सज़ा अगर हो जाए जिन पर इल्ज़ाम आता है तो फिर बेहतर हो, क्योंकि फौज का अपना तो कहा जाता है निजाम बहुत अच्छा है, लेकिन रिटायर होकर अगर कोई काम कर रहा है या दीगर किसी शोबे में तो फिर हम नहीं देखते उसका एहतसाब होते हुए। बिल्कुल सही। देखिए, अब इसके अंदर भी कवानीन अपनी जगह पे मौजूद हैं। अगर वो कवानीन ये कहते हैं कि अगर आदमी किसी ने फौज की वर्दी के अंदर रहते हुए कोई जुर्म किया है तो उसका फिर एक तरीका कार डिफरेंट होगा। अगर वो फौज की वर्दी में नहीं है, यानी जब सिविलियन बन चुका है, तो उसका तरीका कार डिफरेंट होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते
कि जनरल मुशर्रफ का जो इस वक्त जो आर्टिकल 6 के नीचे है उसको बाहर सूरत ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, इसका ये फैसला होना कि फ़ौज के अंडर मार्शल कोर्ट मार्शल होना चाहिए या किसी और तरीके से, ये एक डिफरेंट बहस है और उस बहस में हमें नहीं उलझना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हैं ये याद रखिए कि फ़ौज के अंदर से भी, फ़ौज के अंदर भी ये कोर्ट मार्शल्स होते हैं, फ़ौज के अंदर भी, ये नहीं कि हम बिल्कुल से ही इससे मुबर्रा हैं कि हमें कोई कानून हम पे लागू नहीं होता। लेकिन खुदारा इसको सिर्फ और सिर्फ फौज पे ना नजर रखिए। क्या हम अगर ट्रैफिक पे जिस दिन रुकना शुरू कर देंगे और रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे तो उस दिन वो जो लोग नहीं तोड़ेंगे उनका हक होगा वो खड़े होकर पूछने का कि बाकी जो कवानीन हैं इनका ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरा, इतने और आइन के नीचे कवानीन हैं, क्या उनकी हम पासदारी करते हैं? और अगर नहीं करते तो फिर सिर्फ एक आर्टिकल 6 हो, बेशक कीजिए, अब तो वो आपके पास है, लेकिन ये टारगेट करना सिर्फ फौज को या फौज के इदारों को या NLC को या रेलवे की जमीन को। दूसरी चीज ये होती है कि क्या उसका जाती फायदा पहुंचा। जी जी सही। आखिरी सवाल मेरा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। आज BBC कह रहा है कि स्वात में लोग कहते हैं कि हमें अब पता है कि यहाँ से दहशतगर्दी भी शायद मुकम्मल खत्म ना हो और फौज भी वापस नहीं जा सकेगी। कराची के हालात आपके सामने हैं, अफगान बॉर्डर देख लें, कश्मीर, इंडिया का बॉर्डर आप देख लें, उसके साथ ईरान, तो ये सारी सूरत हाल, 50,000 लोगों की हम कुर्बानी दे चुके हैं। ये हालात कब दुरुस्त होंगे? मुश्किल सवाल है, अगर मुख्तसर जवाब आ सके। जी देखिए, हालात, मेरा ख्याल है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एक दो फैसलों को ज़रा थोड़ा सूरत के साथ करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर के दहशत गर्दों के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। वो शफाफियत नज़र नहीं आ रही और इस वजह से वो खाम खा एक अभाम का शिकार हो रही है। उस तरफ फैसला करना है। मईशत तकरीबन चल पड़ रही है और मेरे ख्याल में ये अच्छे साइंस और अच्छे सिग्नल्स हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, आपने हमें वक्त दिया। स्टेट बनने का जो एक सफ़र है वो लंबा है और उसकी तरफ हमें जाना होगा। देखते हैं कब पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट बन सकता है। न्यूज़ आवर में मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दरपर्दा तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। वज़ीर आज़म के सियासी मुआविन खुसूसी बातों बातों में इशारा दे गए, अल्लाह रहम करे। खबर यह है कि पिछले 8 महीने से हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा था वो अब खत्म होने को है। हकीकत यह है कि दरपर्दा ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, बस इस सही ला हासिल की नाकामी का ऐलान बाकी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी अमूर के मुआविन खुसूसी इरफान सिद्दीकी, जो तालिबान से मुज़ाकरात की पहली हुकूमती कमेटी के सरबराह रहे हैं, उन्होंने बातों बातों में इसका इशारा दे दिया है। BBC को इंटरव्यू में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि अगर तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए फौरी और ठोस पेशरफ्त ना की तो हुकूमत के लिए मुज़ाकरात के अमल को जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी कह रहे थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल पर हुकूमत अवामी दबाव का सामना कर रही है। अवाम अब इस अमल के नताइज मांगते हैं जो बहरहाल अब तक सामने नहीं आ सके हैं। वसवसे अंदेशों को इरफान सिद्दीकी ने यह कहकर जुबान दी कि मुज़ाकरात का तवील होना मुज़ाकराती अमल के लिए किसी तौर अच्छा शगुन नहीं है। 8 महीने में मुज़ाकरात की बेल मंडे नहीं चढ़ सकी, गुमान गालिब यही है कि चढ़ेगी भी नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज मुल्तान में बात करते हुए मुज़ाकरात की नाकामी पर यह कहकर मोहर सब्त की कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात में नतीजा रहेंगे। इस सारे अमल पर तालिबान के दरमियान इख्तलाफात ने भी सवाल उठा दिए हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में पिछले 3 दिन से तालिबान के 2 धड़े एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं। खान सैयद सजना और शहरियार महसूद ग्रुप के दरमियान होने वाली झड़पों में 20 से ज्यादा हलाकतों की इतला है। पिछले महीने होने वाली झड़पों में 50 से ज्यादा तालिबान मारे गए थे, जिनमें इस्मतुल्लाह शाहीन जैसे अहम तालिबान कमांडर भी शामिल हैं। दोनों ग्रुपों ने वज़ीरिस्तान के साथ साथ कराची में भी एक दूसरे पर हमले किए थे। ताज़ा तरीन जंग का मतलब है कि तालिबान के दरमियान इख्तलाफात ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उनमें शिद्दत आ रही है। यानी लग यूं रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। क्या ऐसा ही है? ये पूछेंगे रुस्तम शाह मोमिन से, जो तालिबान से मुज़ाकरात की हुकूमती कमेटी के अहम रुकन हैं। रुस्तम शाह साहब, रुकावट क्या है मुज़ाकरात के आगे बढ़ने में? मेरे ख्याल में ये इरफान सिद्दीकी साहब ने सही तज्जिया किया है। वो असल में बात यह है कि जो सबसे बड़ी रुकावट है वो शकूक व शुबहात हैं और एतमाद की कमी है। और दूसरी जो बड़ी रुकावट है वो वहाँ उनकी अपनी लड़ाई है, जो इस वक्त फैक्शनल फाइटिंग वहाँ हो रही है, जो ग्रुप्स के दरमियान साउथ वज़ीरिस्तान में लड़ाई हो रही है, वो भी एक बड़ी रुकावट है। और तीसरी बात यह है कि जो कैदियों का मसला है
इस पे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि आखिरी मीटिंग जो हमारी हुई थी उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि अगली मीटिंग से पहले कुछ कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। वो कैदी जिनके ख़िलाफ़ हुकूमत के पास कोई मवाद नहीं, कोई मटीरियल नहीं, कोई एविडेंस नहीं और सिर्फ शक की बुनियाद पे वो कई सालों से पाबंद सलासल हैं, उनको रिहाई मिलेगी और उसके बदले में उनसे मुतालबा किया जाएगा TTP से कि वो भी कुछ कैदियों को रिहा कर दें। लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई। और भी कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनका मैं ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझता और ये तजिया बिल्कुल सही है कि अब बातचीत शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक बात जो बातचीत के हक़ में जा रही है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों बहुत डिटरमिन भी हैं और कंसिस्टेंटली उन्होंने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया है और इसमें इंतहाई दिलचस्पी का इजहार किया है। फ़ौज भी ऑन बोर्ड है, तो ये एक अच्छी ओमेन है। लेकिन जो बदएतमादी है, जो एतमाद की कमी है, जो शुकूक शुबहात हैं, जो उनकी अपनी लड़ाई है, ये रास्ते में बहुत रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का ये जो इंटरव्यू है, साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान तो वो कि मुज़ाकरात तो नाकाम ही हो रहे हैं, तो वाज़े इशारे नहीं हैं कि असल में मुज़ाकरात नाकाम होने जा रहे हैं? देखिए, ये तजिया सही है। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अगर हुकूमत को इस सारे प्रोसेस को मज़ीद बामक़सद बनाना है और उससे कुछ नताइज अख़ज़ करने हैं तो आइंदा 3-4 दिन में एक मुलाकात और होनी चाहिए। ऐसी मुलाकात जिसमें जो सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत शुरू हो जाए और जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उन पे बात शुरू हो जाए, बजाय ये कि फॉर्मेट्स डिस्कस करने के हम जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि जंगबंदी में तवसी हो जाए, जंगबंदी को एक्सटेंड किया जाए। लिहाजा हुकूमत ने जो इस प्रोसेस में इतना इन्वेस्ट किया है, इतनी मेहनत और इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो अब उनको चाहिए, हुकूमत को मेरे ख्याल में ये चाहिए है कि वो आइंदा 3-4 दिन में एक मुलाकात का अहतमाम और कर लें ताकि इस प्रोसेस को ऑन ट्रैक रखा जा सके। बसूरत दीगर मैं समझता हूँ कि शुकूक शुबात और बढ़ेंगे, बदएतमादी और बढ़ेगी और उन हालात में फिर इस प्रोसेस को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने जिक्र भी किया एक रुकावट का, ये कैदियों की रिहाई क्यों नहीं हो सकी? कैदियों की रिहाई में मेरे अपने ख्याल में कोई रुकावट इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब आपके पास 1000-1200 कैदी हों तो उनमें अगर आप 10 उन कैदियों को जिनके ख़िलाफ़ आपके पास कोई मवाद न हो, कोई मटीरियल न हो, कोई एविडेंस न हो और वो 3-4-5 साल से आपने जेलों में रखे हुए हों, तो उनको अगर रिहाई दिलाई जाए और प्रोसेस को जारी रखा जाए तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, क्योंकि अगर इसी पे ये डिपेंड करता है, इस प्रोसेस का जो कंटिन्यूएंस है और इस प्रोसेस का जो जारी रखना है अगर इसी पे डिपेंड करता है तो इसको होना चाहिए। वैसे भी उसामा साहब, बात यह है कि उसूली तौर पे किसी भी रियासत को, किसी भी स्टेट को, किसी ऐसे आदमी को पाबंद सलासल नहीं करना चाहिए जिसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस न हो। अगर आप पहले उनको शक की बुनियाद पर पकड़ें, लेकिन आपके इदारों में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो 3-4 साल गुजरने के बाद उनके ख़िलाफ़ कोई मटीरियल इकट्ठा करें और उनको फिर अदालत के सामने पेश किया जा सके। लिहाजा ये सिर्फ तहरीक तालिबान की बात नहीं है, बलूचिस्तान की बात नहीं है, सारे पाकिस्तान की बात है कि जहाँ भी ऐसे लोग हों जिनके ख़िलाफ़ हुकूमत के पास कोई मवाद न हो तो उनको रिहा करना चाहिए। अपने हालिया इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि कुछ अनासर हैं जो मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाहते। ये कौन से अनासर? देखिए, वो बहुत से हैं और हर तरफ हैं और वहाँ भी जो तहरीक तालिबान की जो तहरीक है वहाँ पर भी मुख्तलिफ धड़े हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे लिए एज ए नेगोशिएटर इस पे तबसरा करना शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मुज़ाकरात की रूह को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन एक बड़ी तादाद में तहरीक तालिबान में ऐसे लोग हैं, तहरीक तालिबान से वाबस्ता ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों
और जो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनके करता धरता हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग उनमें हों जो नहीं चाहते हो, लेकिन जो ब्रॉड मेजॉरिटी है वो ये चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। और इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चाहे फ़ौज हो चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, कंसिस्टेंटली उन्होंने इस एंडेवर को सपोर्ट किया है और अभी तक उसको सपोर्ट करते रहे हैं। ये जो तालिबान की आपस की लड़ाई है जिसमें शिद्दत आती चली जा रही है, इसके असरात क्या होंगे? देखिए, इसके असरात फिर नॉर्थ वजीरिस्तान पर पड़ेंगे, इसके असरात बाकी एजेंसियों पर पड़ेंगे। तहरीक तालिबान की जो यूनिटी है वो मुतासर होगी। पिछले दिनों जब लड़ाई का आगाज़ हुआ था तो उन्होंने एक ट्रूस कराया था 1 महीने का, लेकिन मालूम ये होता है कि वो ट्रूस अब नहीं रहा और उसको वायलेट किया गया है। और अगर इसी तरह ये लड़ाई जारी रही तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े डिस्टेबलाइजिंग असरात होंगे, क्योंकि एक तंजीम से तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तंजीम बढ़ जाए तो फिर मुख्तलिफ लोगों से बात करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। चंद दिन पहले गालिबन 28 अप्रैल को एक आला सतही मुलाकात हुई थी जिसमें आर्मी चीफ भी थे, ISI के भी चीफ थे। उसमें ये बात हुई थी कि एजेंडा वाज़े होना चाहिए मुज़ाकरात का, तो वो क्या अभी तक वाज़े नहीं हो सका? देखिए, एजेंडा तो हुकूमत की तरफ से बिल्कुल वाज़े है कि इंसर्जेंसी ख़त्म हो, वहाँ पे जो लोग इंसर्जेंसी कर रहे हैं वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं, मिलिटेंसी वहाँ पे ख़त्म हो, हुकूमत की रेट कायम हो जाए, हुकूमत का कंट्रोल कायम हो जाए, हुकूमत का निज़ाम वहाँ पे कायम हो जाए। जो पुराने इदारे थे 9/11 से पहले ट्राइबल एरिया के, मसलन मलकों का इदारा, पॉलिटिकल एजेंट का इदारा, टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उसूल है वो सब रिवाइव हो जाए। हुकूमत का तो यही एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा ये है कि कैदियों को छोड़ा जाए और यहाँ पे कुछ एमनेस्टी की बात हो रही है, फिर कंपनसेशन की बात हो रही है, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की विड्रॉल की बात हो रही है। ये सारी बातें उनकी तरफ से हैं। हमारी तरफ से ये है कि सब कैदियों को, वो भी सारे कैदियों को छोड़ दें और हुकूमत के पास जितने कैदी हैं जिनके खिलाफ कोई मवाद नहीं है उनको भी छोड़ा जाए और वहाँ पे हुकूमत की रेट बहाल हो जाए, अमन कायम हो जाए, इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाए। यही सिंपल एजेंडा है। रुस्तम शाह साहब, क्या ये भी मुमकिन है कि जिस तरह कहा जा रहा है 2-3 दिन में, आप भी कह रहे हैं अगर कोई लाजमी मुलाकात होनी चाहिए दोनों कमेटियों के दरमियान, अगर ये मुज़ाकरात में आगे नहीं बढ़ते और कोई नाकामी का हमें सामना नज़र आता है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाते, मुलाकात नहीं हो पाती, तो फिर क्या किया जाए कि इसी तरह ही मामले को लटकाया जाए और चलने दिया जाए? ये भी एक सूरत हाल हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर मामलात को ऐसे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वो कैफियत दोबारा पैदा हो जाए जिसमें हमले भी होंगे और अमलाक को भी नुकसान होगा और इंसानी जानों को भी नुकसान होगा, उनका भी ज़िया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह मोमिन साहब। यानी जल्द ही कोई मुलाकात अगर नहीं होती तो मामला इस तरह मजीद लटकाए नहीं जा सकते, जिससे वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी के अब इम्कानात खत्म हो गए हैं। न्यूज़ आवर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली ने मुतफ़क्का करारदाद मंजूर कर डाली, गोया हुकूमती अरकान भी यूट्यूब की बंदिश के खिलाफ है। तो फिर यह पाबंदी किसने लगा रखी है? घुमा देने वाला सवाल है। ग्यारह मई को तहरीक इंसाफ के एहतजाज का खौफ है या फिर हुकूमत को वाकई लोगों पर रहम आ गया है? खबर यह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का नोटिस दिया है और कहा है कि शहरी इलाकों में 6 घंटे और दही इलाकों में 7 घंटे तक लोड शेडिंग को लाया जाए। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? 11 मई से पहले कल से ही लोड शेडिंग में कमी आना शुरू हो जाएगी? ये तो देखना भी बाकी है। मगर आज क्या हालात रहे हैं, अभी कितनी लोड शेडिंग हो रही है, इस बारे में हमने बात की समा के मुख्तलिफ नुमाइंदों से, मुख्तलिफ शहरों से। उन्होंने हमें क्या कुछ बताया है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। जी, खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस पेशावर इस वक्त तवानाई बहरान का सामना है और पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन हम खुसूसन उन इलाकों का जिक्र करेंगे जो पेशावर के मुज़ाफ़ात में वाक़ है और वहाँ पर 18 से लेकर 22 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे इलाके भी है पेशावर के वर्सक रोड पर जहाँ गुज़श्ता 22 दिन से बिजली की तरसील मुअत्तल है, जबकि जो पेशावर के पोश इलाका है हयाताबाद, शामी रोड और पेशावर सदर, वहाँ पर भी 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और हम देख रहे हैं कि पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ
एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है, जब इसकी इलेक्ट्रिक कंपनी को प्राइवेट किया गया तो कहा गया कि 2 साल में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 9 साल हो गए, लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका अजाब दिन ब दिन बढ़ रहा है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से 11 घंटे तक है, और जब लोड शेडिंग होती है तो पानी का बहरान भी पैदा हो जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20-20 दिन से पानी नहीं आया, और वज़ीर बल्दियात ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा शहर में जब रात के औकात में लोड शेडिंग होती है तो इससे स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है। शहरी घरों में जाएँ तो बिजली नहीं, पानी नहीं, और बाहर आके बैठें तो अपने मोबाइल से, और बाज़ औक़ात उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो कराची भी मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। जी, लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो चुका है। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर में जारी है। लाहौर का जो शॉर्टफॉल है इस वक्त 1200 मेगावाट हो चुका है, और जबकि डिमांड जो है लाहौर की वो 2500 मेगावाट हो चुकी है। लाहौर में चूँकि ज़्यादातर छोटे सनतकार हैं, लिहाजा छोटी सनतों को जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोड शेडिंग की वजह से, लोग जनरेटर्स का जो कारोबारी हजरात हैं वो जनरेटर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि घरों में यूपीएस चल रहा है, जो कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 से 3 घंटे की किसी ख़राबी की वजह से जब लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो यूपीएस भी ट्रिप कर जाता है। लिहाजा लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजर हजरात हैं, छोटे सनतकार हैं, वो उनका कारोबार लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मुल्क के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी मौसम गर्मा के आगाज होते ही तवील लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैस्को हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान को 1600 मेगावाट की जरूरत है, जबकि सिर्फ 500 मेगावाट दस्तयाब है, यानी कि बलूचिस्तान में इस वक्त 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बाद तवील लोड शेडिंग जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 8 से 10 घंटे, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 10 से 12 घंटे, और दही इलाके में 16 से 14-18 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद सार्फिन के साथ साथ ज़राई सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, बिजली की लोड शेडिंग की बात करें तो ये लोड शेडिंग तो फैसलाबाद की एक तरह से पहचान बन चुकी है। रोज़ाना तकरीबन 10 से 12 घंटे तक शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की होती है। इसी तरह देहाती इलाकों का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, यहाँ पर 14 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। आज से चंद रोज़ पहले तक तो फैसलाबाद रीजन में बिजली का जो शॉर्टफॉल था वो 500 से 600 मेगावाट तक का था, लेकिन पिछले 2 दिन में इसमें बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो चुका है। आज जो बताया गया है फेस्को रीजन में 890 मेगावाट का शॉर्टफॉल था, जिसकी वजह से तवील लोड शेडिंग हो रही है और शेड्यूल पर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। नवाबशाह शहर समेत जिला बेनजीराबाद में 12 से 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। नवाबशाह शहर की मुख्तलिफ मार्केटें शाम होते ही बंद होना शुरू हो जाती हैं। बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी हजरात का कहना है कि इनको जल्द ही अपना कारोबार बंद करना पड़ता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी लोड शेडिंग की सूरत हाल है मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ के जो शहरी इलाके हैं यहाँ भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और जो दही इलाके हैं वहाँ 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस तरह लोड शेडिंग के बायस जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। जब बिजली नहीं होगी, लोड शेडिंग होगी तो कारोबार नहीं चल पाएगा। लोगों की जो मशीनें हैं, जो बिजली से चलने वाले आलात हैं वो नहीं चलेंगे तो कारोबार का पहिया भी जाम हो जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है वो आपने देखी। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह ऐलान किया है, बाज़ शहरों में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, इसको कम किया जाएगा और 6 घंटे तक आएगी। लोड शेडिंग तो एक तरफ, लेकिन एक और बंदिश भी है। पाकिस्तान में यूट्यूब सितंबर 2012 से बंद है। इस पाबंदी की वजह इस पर मौजूद गुस्ताखाना फिल्म बनी थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान समेत इस्लामी दुनिया में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान ने गूगल से इस फिल्म को हटाने की दरखास्त की, जिसे गूगल इंतजामिया ने रद्द कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने खुद इक़दाम करते हुए इस वेबसाइट को पाकिस्तान में बंद कर दिया। इस दौरान इस पाबंदी के खिलाफ आवाजें उठती रहीं। इस साल के आगाज में गुस्ताखाना फिल्म में काम करने वाली अदाकारा की दरखास्त पर अमरीकी अदालत ने गूगल इंतजामिया को हुक्म दिया कि वो इस गुस्ताखाना मवाद को यूट्यूब से हटा दे, जिस पर यूट्यूब ने यह गुस्ताखाना फिल्म हटा दी। इसके बाद उम्मीद थी कि हुकूमत यूट्यूब से पाबंदी खत्म कर देगी, मगर ऐसा ना हो सका। कल कौमी असम्बली ने यूट्यूब पर से पाबंदी खत्म करने के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में यूट्यूब पर से पाबंदी खत्म कर दी गई है, मगर पाकिस्तानियों के लिए यह अभी शजरे ममनू बनी हुई है। यह पाबंदी भी कैसी है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी के जरिए कोई भी यूट्यूब तक रसाई हासिल कर सकता है। कल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने वाली करारदाद का मतलब तो यह भी निकलता है कि हुकूमती अरकान भी इस मालूमाती वेबसाइट की बंदिश के खिलाफ हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर इस पर पाबंदी किसने लगा रखी है। देखिए हुकूमत इस पर क्या फैसला करती है। करारदाद तो मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई है। न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।